हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं वीआईपीज पॉइंट। आ गया हूं मैं आपके सामने एक बार फिर एक नया चैप्टर लेके। जो चैप्टर है वो क्लास 11 बुक हॉर्नबिल चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का एक कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन है, जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह, जिन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह और उनकी दादी की रियल स्टोरी है, जिसमें खुशवंत सिंह और उनकी दादी के बीच कैसा संबंध रहा और वो किस तरह से बदलता गया, वो इस चैप्टर में दर्शाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन। खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने जब से अपनी दादी को देखा तब से वो बूढ़ी ही दिखी। सभी की दादियों की तरह करीब 20 साल से बूढ़ी औरत झुर्रियों के साथ, यानी खुशवंत सिंह ने जब से अपना होश संभाला उनको अपनी दादी हमेशा बूढ़ी ही दिखाई दी। लोग कहते थे कि उनकी दादी जब जवान थी तो बहुत ही सुंदर थी और उनके एक हस्बैंड भी थे, लेकिन खुशवंत सिंह को ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था। उनके दादा की तस्वीर ड्राइंग रूम में लगी हुई थी, एक बड़ी सी पगड़ी के साथ, ढीले कपड़े पहने, लंबी सफ़ेद दाढ़ी जो उनके सीने के अधिकतर भाग को ढक लेती थी। वे कम से कम 100 वर्ष के लगते थे उस फोटोग्राफ में। वो इस प्रकार से नहीं दिखते थे कि उनकी एक पत्नी या बच्चे भी हो सकते हैं। वे ऐसे दिखते थे मानो उन्होंने बस बहुत सारे पोते और पोतियाँ ही हो सकती हैं। खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में बताते हैं कि वो एक छोटी और मोटी और थोड़ी झुकी हुई सी महिला थी और उनके पूरे चेहरे पे झुर्रियाँ पटी पड़ी थी। वो इतनी बूढ़ी थी कि उनसे ज़्यादा बूढ़ा कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा लगता था कि मानो 20 साल से उतनी ही की बूढ़ी है। बेशक वो शरीर से सुंदर ना हो, लेकिन मन से बहुत ही सुंदर थी। पूजा पाठ में विश्वास करने वाली, वह घर में हमेशा सफ़ेद कपड़े पहन के और एक हाथ अपनी कमर पर रख के और अपने मनकों की माला को हमेशा जपती रहती थी। उनके चांदी जैसे सफ़ेद बाल उनके पीछे हमेशा लटके रहते थे और उनके होठों पे हमेशा प्रार्थना ही होती थी। खुशवंत सिंह बताते हैं कि मैं और मेरी दादी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जब खुशवंत सिंह के माता पिता खुशवंत सिंह को बचपन में छोड़ के शहर चले गए थे सेटल होने के लिए, तब उनकी दादी ने ही उनका पूरा का पूरा ख्याल रखा था। वह मुझे सुबह जगाती, स्कूल के लिए तैयार करती, वह अपनी सुबह की प्रार्थना नीरस सुर में हमेशा गाया करती थी और मुझे नहलाते टाइम वही सब सुनाया करती थी, ताकि खुशवंत सिंह यानी मैं उसे याद कर सकूं। उनकी आवाज़ बहुत ही प्यारी थी, इसलिए मैं उनकी ये प्रार्थनाएं सुनता था, लेकिन मैंने उन्हें कभी याद करने की कोशिश नहीं की। स्कूल जाने के लिए तख्ती, दवात, कलम साथ में लेने के बाद एक मोटी बासी रोटी, जिसको हम स्टेल बोलते हैं, बासी रोटी, और उसमें मक्खन और चीनी डालकर हम नाश्ता करते थे। और वह अपने साथ गांव के कुत्तों को डालने के लिए भी कुछ बासी रोटियां ले जाती थी। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल और मंदिर दोनों अगल बगल ही थे। पुजारी हमें अक्षर और सुबह की प्रार्थना सुनाते थे और मेरी दादी मंदिर में जाके धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी, जबकि बाकी जो बच्चे थे वो बरामदे में खेला करते थे और प्रार्थनाएं गाते थे और पढ़ते थे। जब हम दोनों अपना अपना काम खत्म कर लेते थे तब हम साथ में ही घर वापस लौटते थे। और इस बार जो कुत्ते होते थे गांव के, वो मंदिर के पास मिलते थे। वो हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आते थे और इस रास्ते में दादी उन्हें रोटियां देती थी और ये कुत्ते उन रोटियों को खाने के लिए आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे और खाते थे। खुशवंत सिंह और उनकी दादी की दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब खुशवंत सिंह के माता पिता शहर में बस गए और उन्होंने खुशवंत सिंह को शहर बुला लिया। दादी और खुशवंत सिंह शहर तो चले गए, उनको एक कमरा, साथ का ही कमरा मिला, लेकिन अब दादी खुशवंत सिंह के स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि खुशवंत सिंह अब एक बस से जाया करते थे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में। शहर में गांव के कुत्ते तो न थे, लेकिन दादी अब आंगन में बैठ के चिड़ियों को खाना खिलाना शुरू कर दी। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा था। खुशवंत सिंह और उनकी दादी के बीच दूरियां बढ़ने लगी थीं। कुछ समय तक दादी ने तो खुशवंत सिंह को जगाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा,
लेकिन ये भी लंबे दिनों तक नहीं चल सका। खुशवंत सिंह जब स्कूल से आते तो उनकी दादी उनसे पूछती कि स्कूल में क्या क्या पढ़ाया गया। खुशवंत सिंह उन्हें अंग्रेजी के कुछ शब्द बताते, साइंस के बारे में बताते और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताते, आर्किमिडीज के बारे में बताते और ये भी बताते कि धरती गोल है और एक्सेट्रा, जो कि दादी के पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ता था, जिससे वो बहुत ही नाराज़ हो जाया करती थी। वह स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसके स्कूल में भगवान से संबंधित या धार्मिक ग्रंथों से संबंधित कोई पढ़ाई होती ही नहीं थी। और एक दिन तो हद ही हो गई जब खुशवंत सिंह ने उन्हें बताया कि उनको स्कूल में संगीत सिखाया जाता है। दादी अब और परेशान हो गई थी, क्योंकि दादी के लिए संगीत सीखना एक बहुत ही गिरी हुई हरकत थी। मतलब कि ये सिर्फ वैश्याओं और भिखारियों का काम होता है, एक जेंटल या भद्र पुरुष के लिए ये सब सीखना उचित नहीं होता है। अब वो कर भी क्या सकती थी। उन्होंने चुप्पी साध ली, इसका मतलब वो उस पढ़ाई से सहमत नहीं थी। उसके बाद से उन्होंने कभी कभार ही मुझसे बातें की। समय बीता। जब खुशवंत सिंह विश्वविद्यालय पढ़ने गए तब उनके कमरे अब अलग अलग हो गए और इस चीज़ ने उनकी दोस्ती को करीब करीब तोड़ ही दिया था। दादी ने सबसे बात करना भी करीब करीब छोड़ ही दिया था और वो अब अकेले एकांतवास में रहना पसंद करने लगी थी। और जब भी उन्हें समय मिलता वो चरखा काटती। सुबह से लेकर शाम तक वो चरखा चलाती और प्रार्थना यानी प्रेयर करती रहती। केवल दोपहर में ही आधे घंटे के लिए वो चिड़ियों के साथ बैठती थी, यानी उनको चिड़िया बहुत ही पसंद थी। वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी, उनसे बातें किया करती थी। ये रोटियों को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में इन सैकड़ों हजारों पक्षियों की बांट दिया करती थी और इनकी ध्वनियों को, इनकी चहचहाहट को सुना करती थी, जो इन्हें अच्छा लगता था। ये चिड़िया इतनी फ्रेंडली हो गई थी कि वो दादी के कभी पैरों पे आके बैठ जाया करती थी, कभी कंधे पे तो कभी सिर पे। वह मुस्कुराती थी पर उन्हें कभी दूर भगाती नहीं थी। यह उनके लिए दिन का सबसे खुशनुमा आधा घंटा होता था। कुछ समय और बीता और खुशवंत सिंह ने विदेश जाने का फैसला किया अपनी अगली पढ़ाई के लिए। और उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी दादी को ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इस बार वो 5 साल के लिए उनसे दूर जा रहे थे। लेकिन उनकी दादी बिल्कुल भी भावुक यानी इमोशनल नहीं हुई। वह रेलवे स्टेशन पर खुशवंत सिंह को छोड़ने तो आती हैं, लेकिन कुछ बोलती नहीं। वो बस प्रार्थना करती रहीं और अपनी माला की मनकों को फेरते हुए, रटते हुए मंत्र उच्चारण करते रहीं। उन्होंने चुपचाप मेरा माथा चूमा और ये शायद आखिरी बार उन्होंने खुशवंत सिंह के माथे को चूमा था। लेकिन 5 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके जब खुशवंत सिंह वापस आते हैं तो वो फिर दादी को देखते हैं, जो कि स्टेशन आई हुई होती हैं। वो बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं हुई थी, यानी उनकी एज या जो भी उनकी बनावट थी सेम पहले ही 5 साल पहले वाली ही थी। उन्होंने उनको गले लगा लिया और गले लगाते वक्त भी खुशवंत सिंह सुन सकते थे कि वो अभी भी प्रार्थना ही कर रही थी। और जिस दिन खुशवंत सिंह आते हैं उस दिन दादी के लिए खुशी का पल तभी था जब वो चिड़ियों के साथ व्यस्त थी। पर उस शाम को उनमें एक बदलाव दिखा। उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की। उन्होंने पड़ोस की सारी औरतों को इकट्ठा किया और अपना पुराना ढोलक लेके उन्होंने गाना शुरू कर दिया। कुछ घंटों के लिए उन्होंने उस टूटे हुए ढोलक को खूब पीटा और गाने गाए। उनको थकान ना हो जाए इसलिए हमने उनको रोकने की कोशिश भी की। ये पहला दिन था जिस दिन उन्होंने प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं की थी। अगली सुबह वो अब बीमार पड़ गई। उनको हल्का बुखार था, लेकिन बुखार ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन दादी ने हमें बताया कि अब उनका अंत समय आ गया है। अपने अंतिम समय में परिवार से बातें करने के अलावा उन्होंने प्रार्थना करना उचित समझा और उन्होंने अपनी प्रार्थना फिर से शुरू की। अपने बिस्तर पर लेट के वो प्रार्थना करना शुरू कर दी और माला जपती रहीं। और कुछ देर बाद उनके होंठ हिलना बंद हो गए और माला उनकी निर्जीव उंगलियों से नीचे गिर पड़ी। उनका शरीर एकदम पीला पड़ गया और अब वो इस दुनिया में नहीं थी, वो मर चुकी थी। कुछ समय बाद हमने उन्हें बिस्तर से उठा के नीचे रख दिया, जो कि एक रिवाज होता है, और उनके शरीर को एक लाल रंग के कफन से ढक दिया। कुछ घंटों तक हम लोग रोते रहे, विलाप करते रहे, दुख जताते रहे और उसके बाद
उनके अंतिम संस्कार, दाह संस्कार के लिए व्यवस्था करने के लिए हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया और शाम तक एक साधारण सी अर्थी बनाई गई उनके दाह संस्कार के लिए। शाम लगभग हो चुकी थी, अंधेरा करीब करीब होने वाला था। उनके कमरे में हमने कुछ रोशनी की और आंगन में आधी दूरी तय करने के बाद हम वहाँ पे रुक गए। बरामदे में सभी जगह और उनके कमरे में ठीक यहाँ वहाँ जहाँ देखो, मतलब जहाँ पे दादी की बॉडी थी वहाँ पे हजारों की हजारों चिड़िया जो थी वहाँ पे आ चुकी थी और फर्श पे इधर उधर बिखरी पड़ी थी। सबसे सरप्राइजिंग थिंग ये था कि वो बिल्कुल भी शांत थी, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये जो पक्षी हैं ये अफसोस जता रहे हैं दादी के लिए, उन्हें दुख है दादी के लिए। ऐसा देख के मेरी माँ उठी और कुछ रोटी लेकर आई। उन्होंने उन रोटियों को तोड़ के उनके बीच यानी चिड़ियों के बीच ऐसे फेंक दिया, लेकिन उन चिड़ियों ने रोटी की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। और जब हम दादी की लाश को ले जाने लगे, ये सारी हजारों की हजारों जो चिड़िया थी वहाँ से चुपचाप उड़ गईं और सुबह इन रोटियों के टुकड़े को डस्टबिन में डाल दिया गया। और इस तरह चैप्टर का द एंड होता है। तो ये था चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इसको सुनने के बाद आप चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आंसर आसानी से दे पाएंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।